जरा सोचिए, पुलिस को शक हो कि किसी के बैंक खाते में रखा पैसा किसी अपराध से जुड़ा है, तो क्या पुलिस उस खाते को फ्रीज कर सकती है बस एक शक के आधार पर? मान लीजिए मामला भ्रष्टाचार का है, जिसके लिए पहले से ही एक बहुत सख्त और खास कानून बना हुआ है। तब क्या पुलिस अपने सामान्य अधिकारों का इस्तेमाल कर सकती है, या उसे उसी खास कानून के रास्ते पर चलना होगा? तो यही है हमारी आज की वीडियो का टॉपिक। हमारे चैनल पर अगर आप नए दर्शक हैं तो चैनल ला टाकुली को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे इसी प्रकार नई नई कानूनी जानकारी आपको पता चल सके और कानून की पेचीदगियों और जटिलताओं को आप आसान और सरल भाषा में आसानी से समझ सकें। दोस्तों, आज हम माननीय सुप्रीम कोर्ट के 2025 के एक ऐसे ही अहम फैसले पर गहराई से बात करने वाले हैं। ये मामला है दोस्तों द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल बनाम अनिल कुमार डे। इसमें यही सवाल उठाया गया था कि भ्रष्टाचार के मामलों में पुलिस क्रिमिनल प्रोसीजर कोड यानी कि सीआरपीसी की धारा 102 के तहत बैंक खाते फ्रीज कर सकती है या नहीं। यह फैसला सिर्फ दो कानूनों के टकराव के बारे में नहीं है, बल्कि यह जांच की रफ्तार और एक नागरिक के अधिकार के बीच संतुलन बनाने की कोशिश भी है। तो हमारा मकसद साफ है कि हम इस फैसले की हर परत को खोल कर देखेंगे कि सीआरपीसी की धारा 102 असल में पुलिस को कितनी ताकत देती है, और हम यहां यह भी देखेंगे कि भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम यानी पीसी एक्ट के प्रावधान इससे कैसे अलग हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने इस टकराव को सुलझाते हुए जांच एजेंसियों के लिए क्या रास्ता तय किया है। चलिए इस दिलचस्प कानूनी बहस में उतरते हैं और शुरू करते हैं इस मामले की कहानी से। यह मामला सीधे तौर पर भ्रष्टाचार के मुख्य आरोपी का नहीं है, बल्कि उनके पिता का है, जिनका नाम है अनिल कुमार डे। ये बात थोड़ी अजीब लगती है, लेकिन उनके खाते क्यों फ्रीज किए गए, और यहीं से मामला दिलचस्प होना शुरू होता है। देखिए, मुख्य आरोपी पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप थे। जांच के दौरान पुलिस की नजर उनके पिता यानी विपक्षी अनिल कुमार डे के बैंक खातों पर पड़ी। जब पुलिस ने उन खातों में जमा पैसों के सोर्स के बारे में पूछा, तो उनके पिता कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। मतलब पुलिस को लगा कि यह पैसा भी उसी भ्रष्टाचार की कड़ी का हिस्सा हो सकता है, जिसे हम आम भाषा में काले धन को सफेद करना यानी कि मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं। और कुछ वैसा ही पुलिस को शक भी था कि यह पैसा अपराध की कमाई हो सकता है, जिसे छिपाने के लिए पिता के खाते में रखा गया है। इसी शक के आधार पर जांच अधिकारी ने सीआरपीसी की धारा 102 का इस्तेमाल करते हुए उनके बैंक खाते फ्रीज कर दिए, और इसी एक कदम ने एक बड़ी कानूनी बहस को जन्म दे दिया कि क्या पुलिस ऐसा कर सकती थी। यहां जानना जरूरी है कि इस सवाल पर निचली अदालतों का क्या रुख रहा है। मुझे लगता है ये सफर और भी ज्यादा दिलचस्प होने वाला है। बहुत ही महत्वपूर्ण बात इस जजमेंट में बताई गई है। जब मामला ट्रायल कोर्ट में गया तो उन्होंने पुलिस की कार्रवाई को सही ठहराया और खातों को रिलीज करने की जो याचना थी, जो अर्जी थी, उसे खारिज कर दिया। ट्रायल कोर्ट का मानना था कि जांच के इस मोड़ पर सबूतों को सुरक्षित रखना जरूरी है। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। मामला हाई कोर्ट गया और वहां नजरिया बिल्कुल अलग था। कोलकाता हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया। हाई कोर्ट का तर्क बहुत सीधा और कानूनी तौर पर मजबूत लग रहा था। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के मामलों के लिए एक विशेष कानून है, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। तो जब एक स्पेशल लॉ मौजूद है तो पुलिस को उसी के तहत कार्रवाई करनी चाहिए थी, ना कि सीआरपीसी के जनरल लॉ के तहत। तो यहां यह मामला स्पेशल लॉ बनाम जनरल लॉ का केस बन गया। मतलब अगर किसी खास मुद्दे के लिए कोई खास कानून है तो सामान्य कानून उस पर लागू नहीं होना चाहिए। सुनने में तो ये काफी तार्किक सा लगता है, और यही कानून का एक स्थापित सिद्धांत भी है। हाई कोर्ट का मानना था कि पुलिस ने अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया है और एक तरह से अपनी सुविधा के लिए शॉर्टकट अपनाया है। इसी फैसले के खिलाफ पश्चिम बंगाल सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची, और वहां यह सवाल और भी बड़ा हो गया कि क्या एक विशेष कानून के होते हुए पुलिस की सामान्य शक्तियां पूरी तरह से खत्म हो जाती हैं,
यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। हमारे सामने दो अलग अलग कानूनी रास्ते हैं और दोनों की अपनी अपनी जगह है। तो चलिए हमारे दर्शकों के लिए थोड़ा और हम इसे आसान बना देते हैं। तो दोस्तों पहले हम यहाँ जान लेते हैं कि सीआरपीसी की ये जो धारा है 102 जिसका इतना जिक्र यहाँ पर हो रहा है वो असल में है क्या, ये पुलिस को कितनी शक्ति देती है। सीआरपीसी की धारा 102 जो अब नई भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में धारा 106 बन गई है। इसमें पुलिस अधिकारी को एक बहुत ही व्यापक और तत्काल शक्ति दी गई है। जी हां, इसके तहत एक पुलिस अधिकारी किसी भी ऐसी संपत्ति को जब्त कर सकता है जिसके बारे में ये शक हो कि वह चोरी की है या किसी भी अपराध से किसी भी तरह से जुड़ी हुई है। मतलब ये सिर्फ चोरी या डकैती तक सीमित नहीं है, धोखाधड़ी, हत्या और जैसा कि इस मामले में है भ्रष्टाचार, सब कुछ इसके दायरे में आता है। और शर्त सिर्फ एक है कि उस संपत्ति, धन और अपराध के बीच एक सीधा संबंध, एक नेक्सस दिखना चाहिए। इसका मकसद बहुत साफ है दोस्तों, जांच के शुरुआती सबसे नाजुक दौर में सबूतों को नष्ट होने से बचाना या उन्हें छिपाए जाने से रोकना। सोचिए अगर पुलिस को पता चले कि अपराध का पैसा किसी बैंक खाते में है और वह उसे तुरंत फ्रीज ना कर पाए तो अपराधी उसे मिनटों में कहीं और ट्रांसफर कर सकता है। यह धारा उसी स्थिति से निपटने के लिए है। ये तो पुलिस के हाथ में एक तरह का मास्टर की जैसा है। लेकिन क्या इस पर कोई रोक टोक नहीं है? रोक है दोस्तों, लेकिन कानून का झुकाव जांच को प्राथमिकता देने की तरफ है। हमारे सोर्स बताते हैं कि ये शक्ति कितनी व्यापक है। कुछ अदालती फैसलों में तो यहां तक कहा गया है कि अगर पुलिस अधिकारी जब्ती के बाद मजिस्ट्रेट को तुरंत सूचना नहीं भी दे पाता है तो सिर्फ इस देरी के आधार पर जब्ती की कार्रवाई को अवैध नहीं माना जाएगा। ये दिखाता है कि कानून का इरादा जांच की रफ्तार को बनाए रखना है। तो ये तो हुई सीआरपीसी की बात, एक तेज तत्काल एक्शन वाला टूल। दूसरी तरफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट या पीसी एक्ट सीआरपीसी से कैसे अलग है? यानी दोस्तों हाई कोर्ट को आखिर क्यों लगा कि इसी भ्रष्टाचार निवारक एक्ट के रास्ते पर चलना चाहिए था, यानी कि पीसी एक्ट के। जैसा कि नाम से ही जाहिर है कि यह भ्रष्टाचार से निपटने के लिए बनाया गया एक विशेष और बहुत ज्यादा विस्तृत कानून है। इसमें संपत्ति से निपटने के लिए एक पूरी अलग प्रक्रिया दी गई है, खासकर इसकी धारा 18A में। यह प्रक्रिया धारा 102 की तरह तत्काल नहीं है। तो कैसी है यह प्रक्रिया, चलिए जानते हैं। सोर्स बताते हैं कि यह प्रक्रिया क्रमिक है और विचार विमर्श वाली है। मतलब इसमें एक के बाद एक तयशुदा तरीके से कदम उठाए जाते हैं, जल्दबाजी नहीं होती, हर चीज सोच समझकर की जाती है। इसमें जांच अधिकारी को पहले अपने वरिष्ठ अधिकारी से अनुमति लेनी पड़ सकती है और फिर उन्हें अदालत में अर्जी देनी पड़ती है जिस पर सुनवाई होती है। यानी इसमें सामने वाले पक्ष को भी अपना पक्ष रखने का मौका मिलता है। बिल्कुल इसमें प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का पालन करना होता है, जैसे कि सामने वाले पक्ष को नोटिस देना, उनकी बात सुनना। जाहिर है कि इस पूरी प्रक्रिया में हफ्तों या महीने भी लग सकते हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में सीआरपीसी की धारा 102 की इस रिफ्लेक्स एक्शन वाली शक्ति और पीसी एक्ट की इस मैथोडिकल यानी कि व्यवस्थित प्रक्रिया के बीच के अंतर को बहुत साफ तौर पर रेखांकित किया है। एक कानून रफ्तार के लिए है तो दूसरा पूरी प्रक्रियात्मक सुरक्षा के लिए। तो अब हम उस सबसे बड़े सवाल पर पहुंच गए हैं जिसके लिए यह मामला सुप्रीम कोर्ट गया था। एक तरफ कानून की गति है तो दूसरी तरफ प्रक्रिया का एक जनरल लॉ यानी कि स्पेशल लॉ है। जस्टिस संजय करोल और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा जी की बेंच ने इस बहस को कैसे सुलझाया? क्या उन्होंने हाई कोर्ट की बात मानी कि स्पेशल लॉ ही चलेगा? जी नहीं। यहां पर इस फैसले का सबसे महत्वपूर्ण और आप कह सकते हैं कि क्रांतिकारी पहलू है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही व्यवहारिक और स्पष्ट नजरिया अपनाया। उन्होंने कहा कि यह वह स्थिति नहीं है जहां दोनों कानून एक दूसरे को काटते हैं, बल्कि एक दूसरे के पूरक हैं और एक साथ लागू हो सकते हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ दोस्तों कि पुलिस के पास अब दोनों रास्ते खुले हैं। वो अपनी मर्जी से चुन सकते हैं कि कौन सा इस्तेमाल करना है, कौन सा नहीं। जी हां, एक तरह से अदालत ने कहा कि सीआरपीसी की धारा 102 के तहत मिली शक्ति पीसी एक्ट के तहत मिली शक्तियों से अलग और स्वतंत्र है। वे एक दूसरे के अधिकार क्षेत्र में दखल नहीं देती। यहां सुप्रीम कोर्ट का तर्क था कि दोनों का उद्देश्य और काम करने का चरण अलग अलग है। धारा 102 जांच की शुरुआती दौर का हथियार है जिसका मकसद है सबूत को तुरंत सुरक्षित करना
और पीसी एक्ट की प्रक्रिया है जो वो है कि जो बाद के चरण के लिए है, जब जांच थोड़ी आगे बढ़ जाती है और संपत्ति को लंबे समय तक कानूनी दायरे में रखने की जरूरत पड़ती है। पुलिस भ्रष्टाचार के मामले की जांच करते हुए भी पहले सबूत को नष्ट होने से बचाने के लिए धारा 102 सीआरपीसी का इस्तेमाल कर सकती है और बाद में पीसी एक्ट के तहत औपचारिक कार्रवाई शुरू की जा सकती है। ये अंतर सुनने में तो ठीक सा लगता है, लेकिन कानून में जब्ती और कुर्की जैसे शब्दों का इस्तेमाल हुआ है। सीजर और अटैचमेंट, हाँ, आम आदमी के लिए तो दोनों का मतलब एक ही है। संपत्ति या पैसा अटक गया, अब उसे इस्तेमाल नहीं कर सकते। आपका सवाल बिल्कुल सही है जनाब, क्योंकि जमीनी स्तर पर असर एक जैसा ही दिखता है, लेकिन कानूनी दुनिया में इन दोनों शब्दों के बीच जमीन आसमान का फर्क है दोस्तों, और अदालत ने इसी फर्क को बहुत खूबसूरती से समझाया है। धारा 102 के तहत होने वाली जब्ती या सीजर एक तरह की आपातकालीन कार्रवाई है। यह जांच का हिस्सा है। इसका मकसद सबूत को तुरंत अपनी निगरानी में ले लेना है। जैसे पुलिस किसी अपराध स्थल से चाकू या पिस्तौल उठाती है, तो जब्ती एक तरह से सबूत को फ्रीज करना हुआ। तो फिर कुर्की क्या है दोस्तों? वही पीसी एक्ट के तहत होने वाली कुर्की या अटैचमेंट एक ज्यादा औपचारिक और न्याय प्रक्रिया है। ये सिर्फ पुलिस की कार्रवाई नहीं है, इसमें अदालत की मोहर लगती है, मतलब ये ज्यादा पक्का कदम है। ये संपत्ति को मामले के अंतिम निपटारे तक सरकार के नियंत्रण में ले जाती है। तो आप कह सकते हैं कि जब्ती एक अस्थायी ताला है, जबकि कुर्की उस संपत्ति पर एक कानूनी कब्जा है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पुष्टि की कि जांच के शुरुआती दौर में यह अस्थायी ताला लगाना यानी कि जब्ती पूरी तरह से वैध है। तो इसका कुल मतलब क्या निकलता है? तो क्या इस फैसले से जांच एजेंसियों को एक तरह का सीमित अधिकार मिल गया है? आलोचक ये कहते हैं कि अब तो पुलिस किसी के भी खाते को भ्रष्टाचार के नाम पर फ्रीज कर देगी। ये एक बहुत ही जायज चिंता है, लेकिन अदालत ने इसे असीमित नहीं छोड़ा है दोस्तों। फैसले का पूरा जोर जांच को प्रभावी बनाने पर है, लेकिन मनमानी करने पर नहीं है। उन्होंने बार बार इस बात पर जोर दिया है कि जब्ती का अपराध से सीधा और तर्कसंगत संबंध यानी कि नेक्सस होना जरूरी है। पुलिस को रिकॉर्ड पर कुछ तो ऐसा दिखाना ही होगा जिससे लगे कि यह पैसा अपराध से जुड़ा हो सकता है। वो सिर्फ ये नहीं कह सकते कि हमें शक है। यहाँ क्या अदालत ने व्यक्ति के अधिकारों और पुलिस की शक्तियों के बीच कोई संतुलन बनाने की कोशिश की है? जी हाँ, यहाँ इस फैसले का एक और बहुत ही व्यवहारिक और प्रशंसनीय पहलू है कि हाई कोर्ट का फैसला पलटने के बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट चाहता तो मामले को वहीं खत्म कर सकता था, लेकिन उन्होंने एक कदम आगे बढ़कर मामले की मौजूदा स्थिति को देखा और उन्होंने पाया कि इस केस में जांच पूरी हो चुकी थी और चार्जशीट यानी कि अंतिम रिपोर्ट भी दाखिल हो गई थी। तो इससे क्या फर्क पड़ा दोस्तों? अदालत ने कहा कि क्योंकि जांच का शुरुआती चरण जिसके लिए खातों को फ्रीज किया गया था अब वो पूरा हो चुका है, तो शायद अब इन खातों को फ्रीज रखने की कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ माननीय सुप्रीम कोर्ट की काफी व्यावहारिक सोच है। जी हाँ, उन्होंने संबंधित अदालत को इस पर फिर से विचार करने को कहा कि आपका यह बहुत ही संतुलित और संकीर्ण नजरिया है। मतलब जांच के लिए जरूरी था तो फ्रीज कर दिया आपने, जब ये जरूरत पूरी हो गई तो व्यक्ति के अधिकारों को बहाल करने की दिशा में कदम बढ़ाओ। ये दिखाता है कि अदालत सिर्फ कानून की व्याख्या नहीं कर रही बल्कि न्याय भी कर रही है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले में एक और महत्वपूर्ण बात समझाई गई है जिस पर मेरा ध्यान गया, और ये थोड़ी तकनीकी बात है दोस्तों। अदालत ने बहुत साफ शब्दों में कहा है कि अभी तक की निचली अदालत की टिप्पणियों से यह तय नहीं होता कि पीसी एक्ट अपने आप में एक कोड है या नहीं। मतलब यहाँ ये इतना जरूरी क्यों है कि अदालत को इसे अलग से कहना पड़ा? ये एक बहुत ही सूक्ष्म लेकिन दूरगामी महत्व वाला कानूनी बिंदु है दोस्तों। कानूनी भाषा में कोड एक ऐसे व्यापक कानून को कहते हैं जो किसी एक विषय पर अपने आप में पूर्ण हो और विस्तृत माना जाता है, और वो उस विषय से जुड़े लगभग हर पहलू को कवर करता है, जैसे हमारा इंडियन पेनल कोड है या क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है। तो अगर अदालत पीसी एक्ट को एक कोड मान लेती तो क्या होता? अगर पीसी एक्ट को एक कोड मान लिया जाता तो हाई कोर्ट का तर्क बहुत ज्यादा मजबूत हो जाता। तब यह दलील दी जा सकती थी कि भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों में सिर्फ और सिर्फ पीसी एक्ट के प्रावधान ही लागू होंगे और कोई भी बाहरी सामान्य कानून जैसे सीआरपीसी तब तक लागू नहीं होगा जब तक कि पीसी एक्ट में खुद उसका जिक्र ना हो। एक कोड अपने आप में एक पूरी दुनिया की तरह होता है दोस्तों, जिसमें बाहरी दखल की गुंजाइश ही नहीं होती। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस बड़े सवाल पर कोई फैसला क्यों नहीं दिया?
वो कहते थे कि ये कोड है या नहीं, वो ये कह सकते थे कि ये कोड है या नहीं, लेकिन क्योंकि ये इस मामले को सुलझाने के लिए जरूरी नहीं था, उनका काम इस बात का फैसला करना था कि धारा 102 का इस्तेमाल हो सकता है या नहीं, और उन्होंने वह कर दिया। इस बड़े और सैद्धांतिक सवाल को कि पीसी एक्ट एक कोड है या नहीं, उन्होंने भविष्य में किसी और उचित मामले के लिए खुला छोड़ दिया। इसे न्याय संयम या जुडिशियल रेस्ट्रेंट कहते हैं। तो दोस्तों, इसका मतलब है कि अदालतें सिर्फ उन्हीं सवालों का जवाब देती हैं जो उनके सामने मौजूद मामले को निपटाने के लिए निहायत ही जरूरी हो, और बेवजह के कानूनी बखेड़े खड़े नहीं करती। ये उनकी समझदारी को दिखाता है। तो कुल मिला के अगर इस पूरी चर्चा का सार निकालें तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बहुत स्पष्ट कर दिया कि पुलिस की सामान्य आपराधिक प्रक्रिया के तहत खाते फ्रीज करने की शक्ति भ्रष्टाचार जैसे विशेष कानूनों के तहत होने वाली जांच के लिए भी एक जरूरी और वैध हथियार है। हाँ, उन्होंने एक तरह से जांच की रफ्तार को प्राथमिकता जरूर दी है। बिल्कुल, ये फैसला जांच की तत्काल जरूरतों और संपत्ति कुर्क करने की लंबी और औपचारिक प्रक्रियाओं के बीच एक स्पष्ट अंतर करता है। इमीडिएट नीड्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन बनाम फॉर्मल प्रोसीजर्स ऑफ अटैचमेंट, बिल्कुल ये स्थापित करता है कि जांच के अलग अलग चरणों में दोनों का अपना अलग अलग महत्व है, अपनी अलग अलग जगह है। पुलिस अब पहले से रफ्तार से सबूत बचाएं और फिर इत्मीनान से प्रक्रिया का पालन करें। यानी जांच रुकनी नहीं चाहिए, लेकिन कानून के दायरे में रहकर पुलिस को जांच के शुरुआती दौर में तेजी से काम करने की छूट भी है, लेकिन बाद में प्रक्रियात्मक सुरक्षा का भी पुलिस को ध्यान रखना होगा। ये एक तरह से जांच एजेंसियों को सशक्त बनाने और कानूनी सुरक्षा प्रक्रियाओं के बीच एक संतुलन साधने की कोशिश है। ये फैसला ये मानता है कि वित्तीय अपराध, खासकर भ्रष्टाचार, बहुत तेजी से होते हैं और उनसे निपटने के लिए जांच एजेंसियों के पास भी तेज तर्रार टूल होने चाहिए। यह फैसला जांच का एक शक्तिशाली टूल तो देता है, लेकिन मेरे मन में एक सवाल भी छोड़ जाता है। वो सवाल क्या है दोस्तों? वो सवाल है दोस्तों, आज के इस डिजिटल युग में जहां पैसा सेकंडों में एक बैंक खाते से दूसरे बैंक खाते में, एक देश से दूसरे देश में भेजा जा सकता है, वहां कानून किसी के खातों को फ्रीज करने जैसी त्वरित कार्रवाई और जब तक दोषी साबित ना हो जाए तब तक निर्दोष मानने के सिद्धांत के बीच संतुलन कैसे बनाएगा? ये बहुत जरूरी सवाल है। इस फैसले ने पुलिस को एक जरूरी शक्ति दी है, लेकिन इसकी सही सीमा क्या होनी चाहिए? क्या सिर्फ अपराध से संबंध का शक किसी व्यक्ति, किसी परिवार के जीवन भर की कमाई को महीनों या सालों तक के रोकने के लिए काफी है, जबकि मुकदमा चलता रहे? इस पर सोचना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी? अपने कमेंट के माध्यम से जरूर बताना। नमस्कार दोस्तों।